आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं नमस्कार। इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ नेहा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। हमारा आज का विषय है फिजियोथेरेपी फॉर जॉइंट पेन एंड आर्थराइटिस, और इस विषय पर ढेर सारी जानकारी हम सभी के साथ शेयर करने के लिए हमारी आज की एक्सपर्ट हमारे साथ है डॉक्टर जसविंदर कौर। आप HOD हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर। नमस्कार श्रोताओं। मैम, ये जो विषय है, मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियां आते ही जॉइंट पेन और आर्थराइटिस को लेकर बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर आज हम बातें करने वाले हैं। जी हाँ, आपने खूब कहा, क्योंकि वैसे तो जोड़ दर्दों से काफी लोग जो हैं वो पीड़ित रहते हैं जी। जैसे कि में डाटा बताता है कि करीब 180 मिलियन लोग भारत में जोड़ दर्दों से पीड़ित रहते हैं, उससे भी ज्यादा। लेकिन सर्दियों में जो है ये तकलीफ थोड़ी बढ़ जाती है, या यूं कहिए कि लोग ज्यादा दर्द महसूस करते हैं सर्दियों के मौसम में। तो ऐसे में रेडियो डॉक्टर है, आप हैं यहाँ पर, तो हमारे लिसनर्स को बहुत फायदा होने वाला है आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं इस कार्यक्रम में और डॉक्टर साहिबा की सलाह चाहते हैं, तो आप हमें मैसेजेस के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें 9868107070 पर। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो फोन मिला सकते हैं हमें। हमारा दिल्ली का STD कोड है 011 और नंबर है 23421080 और दूसरा नंबर है 01123421084। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हमारे पास एक संदेश ही आ पहुंचा है। एक महिला है, हालांकि इन्होंने अपना नाम और उम्र, जगह का नाम भी नहीं बताया है, लेकिन इनकी समस्या ये है कि इन्हें लेफ्ट लेग से लेकर कमर तक दर्द होता है और तलवे तक वो दर्द पहुंच जाता है, और झंझनाहट की भी समस्या है। डॉक्टर बोलते हैं कि इनके मन के हिल गए हैं, जैसे कि आपने कहा कि डिस्क होता है, 3 डिस्क इनके जगह से मूव हो गए हैं, ऑपरेशन करना होगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। तो आपसे सलाह चाहती हैं। जी हाँ, जैसा कि इन्होंने जो संदेश लिखा है उससे ये पता चल रहा है कि इनका डिस्क प्रोलैप्स की समस्या है। जो लास्ट के 3 डिस्क होते हैं, L3, L4, L5 जी, और L2, L3, L4, L5, वो तीनों में प्रोलैप्स है इनकी। उसके हिसाब से उसी की वजह से वो नस दबा रहे हैं, शाइटिक नर्व जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है, और उसकी वजह से पैर में झंझनाहट आती है, दर्द आता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना जो है वो डिस्क निकला है और कितना इनका न्यूरल जो केनाल है वो उसमें कितना कंप्रेशन है और कितना उसका केनाल का डायमीटर है, तो वो MRI करने से मालूम पड़ता है। तो वो केनाल का डायमीटर कितना है और उसमें नस कितनी दब रही है, वो जो है वो किसी न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करने से पता चलेगा कि वो एक कुछ मिलीमीटर जो होता है उससे कम अगर डायमीटर रह जाता है तो ऑपरेट करना पड़ता है जी। अगर उतना मिलीमीटर से ज्यादा है जो डायमीटर है, तो फिर जो है वो फिजियोथेरेपी उसमें कारगर होती है, और हम कुछ मैनिपुलेशंस ऐसी करते हैं, कुछ एक्सरसाइज ऐसी बताते हैं, और कुछ मशीनें ऐसी लगाई जाती हैं, जैसे कि IFT हो गया, माइक्रोवेव डायथर्मी हो गई, और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी कराई जाती हैं जिनसे कि वो डायमीटर को थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, और जो उसके अलावा मांसपेशियों की स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाया जाता है, जिससे कि वो जो रीढ़ की हड्डी की जो जॉइंट्स हैं उनके बीच में स्पेस को मेंटेन करने में हेल्प करें। तो स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, और IFT की मशीन लगाई जाती है जिससे कि वो झंझनाहट जो है वो कम महसूस करें। तो फिजियोथेरेपी डेफिनेटली कारगर होगी, लेकिन वो एक न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन की ओपिनियन भी ले लें। अगर डायमीटर, जो न्यूरल कैनाल का डायमीटर है, वो एक लिमिट से कम हो गया है तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अगर उस लिमिट से ज्यादा है तो फिर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो उसमें काम करेगा। डॉक्टर साहब, मेरे मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि फिजियोथेरेपी किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, क्या है फिजियोथेरेपी? जी हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है आपने। फिजियोथेरेपी यानी कि भौतिक चिकित्सा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि दवाइयों के अलावा एक्सरसाइजेस और बहुत सारे इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मीडियम्स जो है उनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी में लेजर थेरेपी हो गई जी, या शॉर्टवेव डायथर्मी हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है,
लेजर थेरेपी होती है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी होती है। इस तरह के बहुत सारे करंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल करंट्स होते हैं, उनके द्वारा इलाज किया जाता है। और बहुत सारे जो जॉइंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं, उनसे इलाज किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं पेशेंट को, जिनसे वो अपनी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को जो है वो प्रॉपरली स्ट्रेंथन करता है, ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। डॉक्टर साहिबा, एक सवाल हमारे पास है। 24 वर्षीय सागर हैं, विजयपुरा कर्नाटका से, जानना चाह रहे हैं फिजियोथेरेपी के क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और दूसरा जो रिलीफ हमें मिलता है फिजियोथेरेपी के बाद किसी भी पेन के दौरान, तो क्या वो टेम्पररी होता है या परमानेंटली हमें निजात मिल जाती है? जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कुछ जो है वो दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म पेन को रिलीफ करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसी के साथ साथ एक प्लान बनाया जाता है जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए होता है जी। तो शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज दी जाती हैं। वो उस टाइम जो पेन हो रहा है और जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको सबसाइड करने के लिए दिया जाता है। उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाता है, जिसमें मसल स्ट्रेंथनिंग कराई जाती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए प्लान किया जाता है। उससे जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ताकि इमीडिएटली भी आपको पेन में रिलीफ मिले और लॉन्ग टर्म भी आपको जो इलाज करना है उसका हो, ताकि वो बीमारी से आप छुटकारा पा सके और उसकी इफेक्टिवनेस भी थोड़ी फिर बढ़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो, नेहा बेनीवाल जी को रघुविंदर सिंह चट्टा का नमस्कार। नमस्कार रघुविंदर जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है कि ये नी पेन, जॉइंट पेन, फ्रोजन शोल्डर, ये सर्दियों में तो इसलिए होता है कि हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, हम एक्सरसाइज भी कम करते हैं, देर से उठते हैं, देर से अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सेम जो है वो बरसातों में भी हो जाती है, तो उसका क्या कारण है? नंबर 2, ये फिजियोथेरेपी जो है ये कब जरूरत पड़ती है? जब मेडिसिन और सर्जरी काम करना बंद कर देती है। कृपया बताने का कष्ट करें। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि खुद ही बताया कि सर्दियों में इसलिए जरूरत पड़ती है, आपने तो जवाब खुद ही दे दिया। हाँ, कि सर्दियों में इसलिए क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसी तरह बरसातों में भी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, तो इस वजह से जो है जरूरत ज्यादा पेन वगैरह महसूस होता है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। सर्दियों में भी और बरसातों दोनों में एक्टिविटी कम हो जाती है, तो दिस इज ये एक मेजर रीजन है जिस वजह से। उसके अलावा हमारी सर्कुलेशन पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। सर्दियों में जो हमारी नसें हैं वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं जी, वो ठंड की वजह से थोड़ा उनमें वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाती है, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए गर्म पानी की सिकाई करने के लिए भी कहा जाता है, ताकि ब्लड सप्लाई उस एरिया को बढ़ जाए। थोड़ी सी ब्लड सप्लाई बढ़ने से जो इन्फ्लेमेटरी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जो है वो जल्दी उनका निष्कासन हो जाता है। इससे जुड़ा एक सवाल भी हमारे पास है डॉक्टर साहिबा। जी हाँ। मनोहर लाल गांधी जी हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, और कहते हैं कि फिजियोथेरेपी के दौरान गर्म और ठंडे पानी की सेक के लिए काफी कहा जाता है, तो क्या ये सही प्रक्रिया होती है? जी हाँ, दोनों का अपना अपना अलग अलग इफेक्ट होता है। जब भी कभी एकदम एक्यूट कोई चोट लगती है या एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कहीं पे होता है, तो ठंडे पानी के लिए कहा जाता है या बर्फ लगाने के लिए कहा जाता है। जब एकदम से चोट लगती है तो 24-48 घंटे तक बर्फ की सिकाई की जाती है, क्योंकि हम वहां पे चाहते हैं कि हमें वेजो कंस्ट्रिक्शन हो, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़े, खून ना बहे। हाँ, खून ना बहे, और उसमें ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाए। और ये समस्या जैसे खेलते हुए बच्चों हाँ, को चोट जैसे लग गई, खेलते हुए बच्चों को चोट लगी, तो उस समय बर्फ लगाने के लिए कहा जाता है। और जब क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे क्रॉनिक जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है, तो उसमें यूजुअली गर्म पानी में नमक डाल के वो सिकाई करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहां पे हम चाहते हैं कि ब्लड फ्लो बढ़े। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले लिसनर्स को एक बार और रिमाइंड कराना चाहूंगी, श्रोताओं, रेडियो डॉक्टर में आज हम बातें कर रही हैं जॉइंट पेन और आर्थराइटिस में किस तरह से फिजियोथेरेपी कारगर होती है। इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर जसविंदर कौर हमारे साथ हैं, आप HOD हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से। और अब ऐसा लग रहा है कि कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? प्रदीप शाह बोल रहा हूँ बम्बई से। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछें आप। मुझे फिजियोथेरेपी के बारे में मेरा पोता है 3.5 साल का, उसका फ्लैट फुट कहा गया है जन्म से। अभी पंजे के उधर जो है अंदर बाजू उसका बैलेंस जाता है दोनों पैर में, और घुटने नजदीक आ रहे हैं। जी जी।
तो उसके लिए फिजियोथेरेपी के लिए बताया गया है, नहीं तो डॉक्टर बोलते हैं यदि नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन कहा गया है। तो ये हो सकता है कि नहीं, डॉक्टर से पूछना है कि ये फिजियोथेरेपी से पूरा होता है क्या? जी हाँ, जब 3.5 साल का है। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि और फिजियोथेरेपी से सलून सोल के लिए बताया है कि अभी बूट में एक सोल बना के देंगे। जी हाँ, उसके अनुसार होगा क्या मैडम? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि फिजियोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट अभी हो सकता है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। तो एक इंसोल बनता है जो कि फुट प्रेशर देखने के बाद, एक मशीन होती है जिसमें फुट प्रेशर देखा जाता है, उसके हिसाब से सोल बनाया जाता है। ठीक है, तो उस मशीन पे चेक करके उसके हिसाब से जो है वो सोल बनाया जाता है, इंसोल बनाया जाता है। वो पहनने के हिसाब से फिर प्रेशर जो है वो इस तरह से होता है कि वो आपकी आर्क को डेवलप करेगा धीरे धीरे। अगर वो बच्चा 24 घंटे उस फुटवेयर को पहन के रखेगा तो ये जरूरी है उसके लिए, नहीं तो फिर देर तक पहनना चाहिए मैडम? वो जितना टाइम बच्चा चलता है उतना टाइम पहनना जरूरी है। जब बच्चा आराम कर रहा है या लेटा हुआ है उसके अलावा जितना भी टाइम बच्चा खड़ा रहेगा या चलेगा, तो जितना मैक्सिमम टाइम बच्चा उसको पहनेगा उतना ही वो अच्छा है उसके लिए। उसके अलावा फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो उसको कराना जरूरी है सुबह शाम। घर में बताया उन्होंने 2-3 प्रकार के हैं। जी हाँ, बताया, लेकिन हमको फिजियोथेरेपी के पास जाके करना है या घर में ही नहीं, करना है? आप घर में भी कर सकते हैं उनको सीखने के बाद। अगर बच्चा रिलीजियसली उसको कर रहा है घर में तो घर में भी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो घर पे आपकी बात नहीं मानता है और नहीं कर रहा है तो फिर उसको ले जाने की जरूरत है। ठीक है, अगर वो घर में कर पा रहा है तो घर में करा सकते हैं। तो ये 3.5 साल जो है कि इसके आगे कम उम्र में ही बताया गया है ना कि हाँ, नहीं, अभी उसकी उम्र ऐसी है कि वो करेक्टेबल है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन की नौबत नहीं आनी चाहिए अगर वो रेगुलर ट्रीटमेंट लेगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। एक और कॉलर से हम बात कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम बताएं। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। धर्मवीर जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जैसे पुरानी चोटें हैं, जैसे खेलते टाइम कोई चोट लग गई, जी हाँ, तो वो ठीक भी हो जाती है, उसके बाद सर्दियों में फिर वो दर्द उठ जाता है। जी हाँ, ऐसे में सिकाई गर्म वाली करनी चाहिए कि ठंडी वाली करनी चाहिए? और सिकाई करने का सही तरीका क्या है? कई सिकाई तो ऐसी भी होती है जैसे सेंधा नमक, रेत और एक राई को मिक्स करके उसको तवे में रख के फिर तेल से लेके उसके ऊपर भी मालिश करी जाती है, जैसे पुराने लोग करते आते थे। तो ये थोड़ी सी हमें गाइड कीजिए कि सिकाई करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं। धन्यवाद। जी हाँ, सिकाई करने के लिए गर्म पानी में नमक डाल के और तौलिया भिगो के निचोड़ के उससे सिकाई करें, और उसके बाद कोई भी जो ऑइंटमेंट पेन किलर या कोई भी तेल पेन किलर आप लगाना चाहते हैं वो उसके बाद लगाएं। तेल लगाने के बाद सिकाई ना करें। ठीक है, पहले आप गर्म पानी में नमक डाल के, अच्छे से नमक डालना है कंसंट्रेट करके। ठीक है, उसके बाद उसमें जो भी कपड़ा या कुछ भिगो के निचोड़ के उससे सिकाई करें 10-15 मिनट। उसके बाद उसको सुखा के उसके बाद कोई भी पेन किलर, ऑइंटमेंट या तेल कोई जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाएं। यही सही तरीका है। जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और अगर फोन करना चाहते हैं तो दिल्ली का STD कोड मिलाकर 011 हमारा नंबर है, और फोन नंबर है 23421080 एंड 23421084। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी के क्या कुछ टाइप्स होते हैं या तरह तरह से होती है, या एक ही तरह का ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी में? फिजियोथेरेपी में बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं जी, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की बीमारी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जोड़ों के दर्द भी है, तो जोड़ों का दर्द में अगर किसी को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, मतलब आर्थराइटिस भी बहुत प्रकार के होते हैं जी। ठीक है, तो आर्थराइटिस को हम मेनली जो है वो 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और दूसरा होता है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं जो कि मेनली जिसमें जोड़ में सूजन आ जाती है, और जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं जी, जिसमें जोड़ के अंदर सूजन आ जाती है, और वो करीब रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें दोनों साइड के जोड़ जनरली इन्वॉल्व होते हैं, दोनों हाथ के छोटे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और पैरों के भी छोटे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो बड़ी उम्र में आके जो आर्थराइटिस होता है, जिससे डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है। इसके अलावा ट्रोमैटिक आर्थराइटिस होता है, किसी को चोट लगी उसकी वजह से सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। बच्चों में भी क्या ये समस्या हो सकती है?
बच्चों में भी हो सकती है। बच्चों में जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखा जाता है। ओके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एक टाइप होती है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये कौन सी उम्र में बच्चों को हो सकता है? ये तो छोटी उम्र के बच्चों में भी, इवन 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, इतने छोटे बच्चों में भी जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखा जाता है। तो इन सब में अलग अलग तरह की फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी, की परेशानी है, किस तरह की परेशानी किसको है, उस हिसाब से उसको फिजियोथेरेपी देनी पड़ेगी। कि उसको डिजेनरेटिव तरह का आर्थराइटिस है या उसको इन्फ्लेमेटरी तरह का आर्थराइटिस है, उस पे डिपेंड करेगा कि उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा फिजियोथेरेपी के द्वारा। एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम रज्जन लाल है जी। एक बार फिर से अपना नाम बताइए। रज्जन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरे वाइफ का जो है उम्र 40 वर्ष है। उनकी एड़ी में जी जो है पीछे हड्डी बाहर गई है और उनको डॉक्टर ने, जैसे आप बताते हैं ना कि सिकाई करो, जो है दवाइयाँ भी दी, लेकिन उससे काफी मतलब दवाई कराया फिर भी आराम नहीं मिला। तो उसका कोई जी आपके उससे आप बताएं कैसे करें। जी हाँ, आपने उनका यूरिक एसिड टेस्ट कराया था क्या? हाँ जी, वो भी ठीक ही है जी। यूरिक एसिड ठीक है। हाँ, अच्छा। एड़ी उनकी जो है पीछे जो है बहुत ज्यादा हड्डी बड़ी हुई है। हाँ जी हाँ। अच्छा, ठीक है। तो उसमें भी फिजियोथेरेपी का इलाज करा जाता है। आप किसी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाके अल्ट्रासोनिक थेरेपी या लेजर थेरेपी या शॉकवेव थेरेपी, वो जो भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको देख रहे होंगे या भौतिक चिकित्सक आपका इलाज करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कौन सा ट्रीटमेंट देना है। ये 3 तरह के इलाज दिए जाते हैं जनरली, अल्ट्रासोनिक थेरेपी या लेजर थेरेपी या शॉकवेव थेरेपी। वो आपकी कंडीशन देख के डिसाइड किया जाएगा कि क्या देना है। तो इन तीनों में प्लस कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, प्लस आपको एक इंसोल देंगे पहनने के लिए, जूते के लिए सिलिकॉन का इंसोल दिया जाता है, और गर्म ठंडे पानी की ऑल्टरनेट सिकाई, कंट्रास्ट बात कहते हैं उसको, वो करनी पड़ती है। स्पेशल तरह का फुटवियर पहनना पड़ता है। तो ये सब करना पड़ेगा। तो ये सब फिजियोथेरेपी के इलाज में किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं। एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा नाम संजीव कुमार है जी, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ मैडम। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। अपना सवाल आप पूछे। जी थैंक यू मैडम। मैडम जी, बात यह है कि जो है ना, करीब 2002 वर्ष में, यानी 2002 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। मैं काफी बड़े गड्ढे में गिर गया साइकिल के साथ जी। अच्छा, तो अब तब से ना प्रॉब्लम है लेफ्ट नी में। अभी देख लो 2024 स्टार्ट हो गया, तो पिछले साल MRI हुआ था मेरा। तकलीफ क्या है आपको अपने घुटने में? अभी चलना मुश्किल है मैडम जी, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता और बहुत दुखता है। मतलब गोड्डा स्वेलिंग भी है, सोजिश भी है इस गोड्डे के ऊपर। अब डॉक्टर बोलते हैं कि आप ऑर्थोस्कोपी करवाओ इसकी, और ना तो इसके लिए मेरे पास इतना ज्यादा टाइम है। फिर मैडम क्या करेंगी? चलना भी मुश्किल है, लंगड़ा लंगड़ा चलूंगी मैं तो बिल्कुल। आपने फिजियोथेरेपी का इलाज लिया है क्या? फिजियोथेरेपी शायद मैडम जब चोट लगी थी उस टाइम तो हुई थी शायद, करनाल में जो सिविल हॉस्पिटल है। हाँ जी। तो उसके बाद बस ऐसे ही चल रहा काम जी, कुछ अपनी मजबूरियां जी। आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहिए, ठीक है? कई बार क्या होता है कि जब चोट लगती है उस टाइम पे इतना नहीं पता चलता, लेकिन चोट लगने की वजह से जो इम्बैलेंस हो जाता है, जो वेट बेयरिंग शरीर जो है, उसका वजन जो शरीर के ऊपर पड़ता है, अगर एक पैर में चोट लगती है तो पूरी बॉडी का वेट जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है? तो उसकी वजह से दूसरी टांग में भी दिक्कत शुरू हो जाती है। तो वेट का इम्बैलेंस होने की वजह से पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो आपको एक बार दिखाना पड़ेगा, और अगर डॉक्टर आर्थ्रोस्कोपी करने के लिए बोल रहे हैं तो वो करानी जरूरी है, क्योंकि कई बार सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है जॉइंट के अंदर। वो जो है वो MRI से या आर्थ्रोस्कोपी से पता चल सकता है कि आपकी जॉइंट के अंदर कार्टिलेज खराब तो नहीं हो गई है, मेनिस्कस खराब तो नहीं हो गया है, या आपका लिगामेंट टूटा हुआ तो नहीं है ना? तो वो मतलब MRI में कुछ पता है डॉक्टर कुछ पता नहीं। तो अगर MRI में कुछ है तो वो आर्थ्रोस्कोपी करके साथ के साथ ठीक भी कर सकते हैं। तो उसको डायग्नोस्टिक कम थेरेप्यूटिक आर्थ्रोस्कोपी कहा जाता है, जिसमें कि वो साथ के साथ आपका रिपेयर भी कर देंगे जो होगा वो आर्थ्रोस्कोपी करके। और उसके बाद फिर आपको उसके बाद भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, उसके बाद आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि मैडम जी, और कितने दिन तक आराम करना पड़ता है मैडम ऑर्थोस्कोपी करवाने के बाद? आर्थ्रोस्कोपी के बाद आराम ज्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन आर्थ्रोस्कोपी के बाद एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, थेरेपी करनी पड़ती है
जी संजीव जी, मैम की बात को आप फॉलो कीजिए और आपकी समस्या जरूर दूर हो जाएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद फोन करने के लिए। श्रोताओं, इनकी तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में बातें हो रही हैं फिजियोथेरेपी फॉर जॉइंट पेन एंड आर्थराइटिस विषय पर। आप संदेश और फोन कॉल के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज बातें कर रहे हैं फिजियोथेरेपी किस तरह से जॉइंट पेन और आर्थराइटिस जैसी तकलीफों में आपको मदद करती है। और डॉक्टर जसविंदर कौर हमारे साथ हैं। आप HOD हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से। मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक कॉलर जुड़ गए हैं लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राहुल है मैम। राहुल, सवाल पूछिए। एक्चुअली मैम ना पहले राइट वाले शोल्डर में बहुत दर्द होता था काफी टाइम से, अब लेफ्ट में भी होने लगा है मैम। आपकी उम्र क्या है? 36 ईयर्स के हैं और इनके शोल्डर में तकलीफ है। राहुल जी, आप डायबिटिक हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। थायराइड भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब चेक करा लिया। अच्छा, कोई चोट वगैरह लगी है आपको? हाँ, आज से 10 साल पहले लगा था मुझे। अच्छा, बीच में कोई तकलीफ नहीं थी 10 साल से? नहीं, 10 साल पहले से चोट लेफ्ट हाथ में लगा था मेरे। अच्छा, तो शायद राइट साइड भी थोड़ा बहुत चोट लगा होगा, तो राइट साइड में दर्द हो रहा है, लेफ्ट में कभी दर्द नहीं हुआ मुझे। अच्छा, लेकिन अब 1 महीने से लेफ्ट हाथ में भी दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा, तो कंधा उठाने में भी तकलीफ हो रही है? एक्चुअली भारीपन लग रहा है मैम। एक्चुअली ना जो राइट मतलब लेफ्ट वाला शोल्डर एनी टाइम हल्का हल्का पेन होता रहता है। अच्छा, और मूवमेंट में जो है वो भी रिस्ट्रिक्शन हो रही है क्या? थोड़ा बहुत मैम। अच्छा, एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास भी गया, जितनी बार गया वो पेन किलर पकड़ा देते, जब तक खाओ ठीक है। हाँ। फिर 2-4 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाता है फिर वो। अच्छा, आपको गर्दन में कोई तकलीफ होती है? नहीं, गर्दन में कोई तकलीफ नहीं है मैम। गर्दन में बिल्कुल कोई पेन नहीं है? नहीं, कोई पेन नहीं है। अच्छा, तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को आपने दिखाया? हाँ मैम, दिखाता रहता हूँ, वैसे पिछले मंडे भी गया था। नहीं, फिजियोथेरेपी को तो नहीं दिखाया। एक्चुअली हड्डी बोन्स वाले डॉक्टर को दिखाया था मैंने। तो ऐसा है, आप ना किसी फिजियोथेरेपिस्ट को भी एक बार दिखा लीजिए। वो आपको कुछ हल्की एक्सरसाइज सिखा देंगे, ठीक है? ओके। तो आप वो एक्सरसाइज, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं मालूम पड़ रही है आपको, है ना, क्योंकि जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जो आपकी मूवमेंट है वो तो ऑलमोस्ट ठीक के बराबर है। नहीं, अगर आप अभी सिर्फ पेन है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी धीरे धीरे मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी। और पेरियार्थराइटिस शोल्डर करके एक तकलीफ होती है, वो बन जाएगी। हाँ, राइट साइड का तो ये है कि जैसे मॉर्निंग में उठता हूँ तो बिल्कुल भारीपन और शोल्डर नहीं उठता, पर लेफ्ट वाले में अभी वो नहीं है, सिर्फ पेन महसूस हो रहा है। आपको एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरत है। वो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो करनी पड़ती हैं। ऐसे कोई भी एक्सरसाइज बता देंगे आपको, वो नहीं है। इसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं। ये पेरियार्थराइटिस शोल्डर की बीमारी है, ठीक है? तो इसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती है जो कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट ही बता पाएंगे। तो जैसे मैम लेफ्ट हाथ में दर्द है तो ऐसे नहीं कुछ दिल की ऐसी प्रॉब्लम? नहीं, देखो, अगर वो दिल की प्रॉब्लम ऐसे तो फोन पे नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आपके राइट में भी है ना, और अब आपको वो लेफ्ट में वही प्रॉब्लम वैसी लग रही है, तो बहुत अनलाइकली है कि वो दिल की प्रॉब्लम होगी। और दिल की प्रॉब्लम में यूजुअली ऐसे नहीं होता है कि वो आपको हर वक्त रहेगी, ठीक है? वो आपको एक्सर्शन पे आएगी पेन और फिर थोड़ी देर में चली जाएगी। यूजुअली ऐसे ही होता है। हाँ, क्योंकि लेफ्ट हाथ में ना मेरे से मतलब जब गिरा था, एक्सीडेंट हुआ था, मेरे प्लेट भी पड़ा हुआ है उसके अंदर। अच्छा, हाँ, तो फिर वो बहुत अनलाइकली है कि वो दिल की प्रॉब्लम है। यूजुअली आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को जाएंगे, अगर उनको लगेगा कि ये दिल से कुछ रिलेटेड है तो वो आपको रेफर कर देंगे, ठीक है? ठीक है मैम, तो आपको दिखाना जरूरी है और एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है फिजियोथेरेपी। मैं दिखाता ही रहता हूँ, हर वीक जाता हूँ, दवा लेके आता हूँ, आराम रहता है। नहीं, पर ये दवाई से नहीं होगा ना। अच्छा, एक्सरसाइज? हाँ, ये एक्सरसाइज से ही होगा, ठीक है मैम। इसकी दवा, कोई भी दवा खा लेंगे आप तो ये ठीक नहीं होगा। ओके, ठीक है? ये एक्सरसाइज से ही ठीक होगा और फिजियोथेरेपी से ही ठीक होगा। ठीक है मैम, थैंक यू। राहुल, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। फोन करने के लिए शुक्रिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग। श्रोताओं, इनकी तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अब एक संदेश मैं यहाँ शामिल करना चाहूंगी। परिधि हैं दिल्ली से, 29 वर्ष की है। कहती है कि इनको जब ये एडोलेसेंट एज में थी तो नॉक्ड नीज की परेशानी इनको हो गई थी। फिलहाल इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जानना चाहते हैं क्या फिजियोथेरेपी से ये समस्या दूर हो सकती है या भविष्य में कोई समस्या ना बने इसके लिए? नॉक्ड नीज की प्रॉब्लम जो है वो एडोलेसेंट बच्चों में और जो बढ़ते हुए बच्चे हैं वो कॉमनली देखी जाती है। यूजुअली विटामिन डी की कमी होने की वजह से ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो एक तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं ज़रूर, और जो भी इनको डेफिशिएंसी, डाइटरी डेफिशिएंसी है उसको
कंप्लीट पूर्ण करना है। तो उसके अलावा फिजियोथेरेपी से डेफिनेटली जो है इनका जो अलाइनमेंट है नीज की उसमें फ़र्क पड़ेगा। कुछ स्प्लिंटेज दिया जाता है, जिससे कि स्प्लिंटेज होता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि कुछ बाहर से कुछ स्प्लिंट्स दिए जाते हैं लगाने पहनने के लिए, जिससे कि वो आपका नॉक नीज को करेक्ट करने के लिए, और कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी जिससे कि आपको नॉक नीज की करेक्शन में हेल्प होगी। अगर आप इसको नहीं करेक्ट कराएंगे तो आपको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा, प्लस आपकी बैक में जो लंबर रीजन की जो स्पाइन है उसमें भी दिक्कत आ सकती है बड़े होके। तो इसको करेक्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। प्लस आगे जाके आपको प्रोफेशनल जो मेडिकल एंट्रेंस होता है या मेडिकल एग्जामिनेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। राइट। तो इसलिए आपको इसको चाहे तकलीफ हो या ना हो करेक्शन कराना कुछ एक्सटेंट तक जहां तक हो सकता है जरूरी है। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। अगले संदेश में रेवती जानना चाह रही हैं अपने 35 ईयर ओल्ड हस्बैंड के लिए। कहती हैं कि उनको पिछले 2 महीनों से राइट हैंड के शोल्डर के पीछे काफी दर्द हो रहा है और उनका कंप्यूटर का काम है, तो क्या समस्या है? आजकल आई थिंक इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जो बहुत लोगों के दिमाग में होगा जी, पर शायद अभी तक यहाँ कैसे नहीं आया ये मुझे नहीं पता। मतलब बहुत ही कॉमन तकलीफ है ये, बिकॉज सबका आजकल डेस्क जॉब होती है जी, और कंप्यूटर पे टेलीफोन पे बहुत लोगों का काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम आजकल इतना कॉमन हो गया है। तो हम लोगों के पास हॉस्पिटल में भी बहुत सारे मरीज इसी बीमारी की वजह से आते हैं, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये भी एक तरह का आर्थराइटिस ही है। तो बहुत सारे मरीजों को होता है और एक तरह की अर्गोनॉमिक प्रॉब्लम है ये, मैं कहूँगी पॉस्चर की वजह से है, जो कि सिंपल पॉस्चर करेक्शन से ठीक भी हो सकता है। अगर हम अब ध्यान रखें कि हम कैसे बैठ के काम कर रहे हैं, कैसे बैठ के अपने हमारी कंप्यूटर की हाइट ठीक है, हमारे पढ़ने का या काम करने का तरीका ठीक है, तो उतने से करेक्शन करने से हम इससे बच सकते हैं। तो हमारी कंप्यूटर की हाइट ठीक होनी चाहिए, हमारी चेयर की अर्गोनॉमिक पोजीशन ठीक होनी चाहिए। ये सब ठीक करने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अब फिलहाल क्योंकि इनको ये दिक्कत हो ही गई है तो इनको किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन तकलीफ है जो कि गर्दन की मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से आ जाती है। तो इनको कुछ गर्दन की एक्सरसाइजेस और सर्वाइकल स्पाज्म को रिलीव करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी बताई जाएगी। उन्हें हाई बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो उसी के हिसाब से फिर फिजियोथेरेपी दी जाएगी उनको। जी, तो जिससे इनका इलाज हो पाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है छत्तीसगढ़ से तरुण का। 43 इयर्स इनकी एज है। बोलते हैं कि रोज एक्सरसाइज करते हैं, लगभग आधे घंटा जिस दिन ये एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं जितना इनका रेगुलर टाइम है, तो इन्हें काफी परेशानी हो जाती है, शरीर में दर्द होने लगता है। तो जानना चाहते हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि हमें आगे एक्सरसाइज करते हुए कोई तकलीफ ना हो। एक्सरसाइज भी क्वांटिफाई करके करी जाती है जी, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। स्पेशली आर्थराइटिस के लिए मैं कहूंगी कि जितने स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं और जितने कि बहुत ज्यादा खिलाड़ी लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत जल्दी होता है। वो इसलिए क्योंकि वो ओवर यूज होता है उनके जॉइंट्स का। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है। तो एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, एक मॉडरेशन में हर चीज करी जाए तो वही अच्छी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ओवर यूज किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ, तो एक मॉडरेशन में एक्सरसाइज करना ही अच्छा है। बाकी अगर आप फर्दर जो है अपना एक्सरसाइज कितना करनी चाहिए आपको उस पर एडवाइस लेना चाहते तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस के लिए किसी एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ही ये सलाह मिल सकती है। आपकी बॉडी के हिसाब से पूरा कैलकुलेट करके BMI वो सब कैलकुलेट करके ही बता पाएंगे कि कितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जी, और ये ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ओवर यूज नहीं करना है, क्योंकि ओवर यूज की वजह से भी आर्थराइटिस होता है। और हर किसी का शरीर अलग है, तो हर किसी की टाइम लिमिट भी काफी डिफरेंट है। हाँ, कि किसी को आधा घंटा करनी है। बहुत ज्यादा करेंगे तो उससे शरीर में दर्द होगा ही। एक कॉलर थे लाइन पर, इनसे जुड़ना चाहूंगी। हेलो जी। हाँ डॉक्टर मैम, प्रणाम। प्रणाम जी, सवाल पूछे जी। घुटने में दर्द हो रहा है मैम 2-3 महीने से। उम्र क्या है आपकी? 32। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर। 32 की उम्र में आपको दर्द हो रहा है घुटने में, एक में दोनों में? दोनों में। एक बार मैं पलंग पर से गिर गया था जमीन पर, तब से हो रही है। अच्छा, तो आपने कुछ इलाज कराया है? कितने दिन से हो रहा है?
ये हो रहा है 1 महीने से। हमने वो भोलनी जेल वगैरह लगाया और ब्रूजेल लगाया, क्रैक से उसको बांध के रखा है 2-3 दिनों तक, तब अच्छा। हल्का दर्द हो रही है। तो सुबह सुबह में दर्द होता है, थोड़ा गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई करिए जी, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा कुछ एक्सरसाइज करिए घुटने का, ठीक है जी, हाँ। अभी थोड़ा एक्सरसाइज करके देखिए, अगर उससे भी नहीं ठीक होगा तो जाके किसी डॉक्टर को दिखाइए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग मैम। एक मैसेज हमारे पास है शिव का मेरठ से, और ये कहते हैं कि शोल्डर डिसलोकेट अगर हो जाता है तो उसका ऑपरेशन ही क्या इलाज है, या फिर फिजियोथेरेपी से भी फायदा हो सकता है? जी हाँ, शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है तो पहले तो उसको डिसलोकेशन को रिड्यूस किया जाता है, चाहे वो कंजर्वेटिवली किया जाए। अगर वो कंजर्वेटिवली रिड्यूस हो जाता है तो कंजर्वेटिवली किया जाता है। कंजर्वेटिवली का मतलब है बिना ऑपरेशन किए, ठीक है। अगर वो बिना ऑपरेशन किए रिड्यूस नहीं होता तब उसका ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। फिर ऑपरेशन करने के बाद और कंजर्वेटिवली रिड्यूस करने के दोनों के बाद फिजियोथेरेपी करी जाती है। कंजर्वेटिवली ऑपरेट करने के बाद भी कुछ देर रेस्ट देना पड़ता है, और उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी धीरे धीरे शुरू करी जाती है उसकी मूवमेंट वापस लाने के लिए और मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। और अगर ऑपरेशन करा जाता है उसको रिड्यूस करने के बाद, तो उसके बाद भी उसको वापस अपनी नॉर्मल मूवमेंट्स लाने के लिए फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर साहिबा, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक जरूर यहाँ पर लेना चाहूंगी ताकि हमें भी थोड़ी सी राहत मिले, और उसके बाद वापस से लौटेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आपके संदेशों और आपके फोन कॉल्स के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आकाशवाणी रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जहां बातें हो रही हैं आपकी सेहत के बारे में। इस नए साल में हम चाहते हैं कि आप और ज्यादा सेहतमंद हो जाएं, और आपके जीवन में जितनी भी दुख तकलीफ हैं सेहत से जुड़ी हुई सब बिल्कुल छूमंतर हो जाएं। यही हमारा प्रयास है, और बातें कर रहे हैं आज फिजियोथेरेपी किस तरह से जॉइंट पेन और आर्थराइटिस में आपको मदद करती है। बहुत से सवाल आ रहे हैं। हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर जसविंदर कौर बहुत ही तसल्ली से जवाब दे रही हैं। मैम, एक सवाल हमारे पास आया है, ओम प्रकाश जी हैं और 83 ईयर्स ओल्ड हैं। कहते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। वैसे कोई दर्द इनको नहीं होता, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाते, और रोज़ रात को ये एक गर्म पानी की बोतल से सिकाई करते हैं और एक ऑइंटमेंट लगाते हैं जो कई बार हम दर्द में लगाते हैं। 1 घंटा घुटनों और कमर का व्यायाम भी करते हैं। अब इनका सवाल ये है कि ये जो ऑइंटमेंट लगा रहे हैं ये इन्हें कितने समय तक लगाते रहना चाहिए, और इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? जी हाँ, ये मैं कहूँगी कि 83 ईयर्स की उम्र में अगर ये सिकाई भी कर रहे हैं रेगुलरली और व्यायाम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक ये सबको करना चाहिए, ठीक है। मतलब व्यायाम जो ये कर रहे हैं 1 घंटा, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि हम सबको बल्कि सीख लेना चाहिए इनसे, कि जो एक लाइट मॉडरेट, बल्कि मैं ये सबको मैसेज भी देना चाहूँगी कि लाइट मॉडरेट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए और सबको इनसे सीखना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है। जो ऑइंटमेंट लगा रहे हैं वो एक्सटर्नली ऑइंटमेंट लगाने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। अगर वो उनको पेन रिलीफ देता है तो लगा सकते हैं, लेकिन ऑइंटमेंट लगा के सिकाई ना करें। सिकाई करने के बाद उसको सुखा के फिर ऑइंटमेंट लगाएं। यही कहूँगी, कोई भी ऑइंटमेंट लगाएं, तेल लगाएं, कुछ भी जो इनको पेन में रिलीफ देता है वो लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार मैम ऑइंटमेंट लगाकर लोग सिकाई करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे छाले हो पड़ सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, बिल्कुल प्रेरणा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया। अब अगला मैसेज हमारे पास रंजन लाल जी का है। इनकी 50 वर्ष की उम्र है। इनके बाएं घुटने में काफी दर्द रहता है, पीछे सूजन भी आती है। इन्होंने एक्सरा कराया, नॉर्मल निकला, और एम्स से इन्होंने दवाई भी ली है, एक्सरसाइज भी बताई गई है इनको, लेकिन इनको आराम नहीं हो रहा है। अब ये जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी अगर कराना चाहें तो कहाँ पर करा सकते हैं? दिल्ली में? दिल्ली के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपी अवेलेबल है। उसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स भी बहुत सारी खुली हुई हैं। अपनी सुविधा के अनुसार ये किसी भी सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं, और अगर इनका सरकारी एम्प्लॉई या कुछ है तो CGHS बेनिफिशियरी हैं तो उसके हिसाब से ये प्राइवेट क्लिनिक भी या दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी सेंटर में जा सकते हैं। तो आजकल तो फिजियोथेरेपी क्लिनिक ऑलमोस्ट सब लोकेलिटीज़ में प्राइवेट क्लिनिक भी हैं जी, और सरकारी अस्पतालों में तो सभी बड़े अस्पतालों में फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स अवेलेबल हैं।
तो ये कहीं पे भी करा सकते हैं। और डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में हाँ, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में तो आप हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल, तो इन सुझावों का आप सभी इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। मैम, हम जो बातचीत कर रहे हैं उसके अप्रिसिएशन में एक मैसेज हमारे पास आया है मनोहर लाल गांधी जी का, चाणक्य चौक गाजियाबाद से। कहते हैं कि जॉइंट पेन से संबंधित आज जो इतनी उम्दा जानकारी सर्दी के मौसम में हम लोग दे रहे हैं, बहुत लोगों को फायदा होगा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह का अप्रिसिएशन जब होता है तो लगता है कि हम राइट ट्रैक पर चल रहे हैं और हमारी जो कोशिश है वो सफल हो रही है। अब मैम, कार्यक्रम समेटने का वक्त बहुत नजदीक है, लेकिन चलते चलते एक कॉलर हमारे साथ फिलहाल लाइन पर है, मैं इनसे जुड़ना चाहूंगी। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं। हाँ जी, मैं नरेश जुमानी बोल रहा हूँ मुंबई से। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल पूछें। हाँ जी मैडम, मेरे को अंगुली में बहुत दर्द होता है और घुटनों में भी बहुत दर्द होता है, कमर में भी बहुत दर्द होता है। तो मैंने B12 चेक कराया तो बहुत कम आया। जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 55। जी हाँ, B12 कम आया है तो आप B12 तो लेना ही है ना। मिथाइल कोबालमिन वगैरह के इंजेक्शंस भी आते हैं, दवाइयाँ भी आती हैं, है ना, गोलियाँ भी आती हैं, तो आपको डॉक्टर ने लिखी होंगी, तो उनका सेवन करिए, है ना। खाने में भी मैडम मैं सेवन करता हूँ उनका भी, लेकिन बहुत दर्द होता है उंगलियों में। दर्द होता है तो आप थोड़ा गर्म पानी की सिकाई करिए। उसके अलावा फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाके थोड़ा ट्रीटमेंट कराइए, है ना। एक्सरसाइज कुछ बताएंगे, वो एक्सरसाइजेज रेगुलरली करिए। और किसी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको शॉर्टवेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी या कुछ और जो भी आपका जॉइंट की हालत देख के उस हिसाब से जो भी फिजियोथेरेपी आपके लिए कारगर होगी वो देंगे फिजियोथेरेपिस्ट। तो आप इलाज कराएंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। और डॉक्टर ने बोला कि मिल्क प्रोडक्ट ले ले। मिल्क प्रोडक्ट ले ले, हाँ तो वो लेना चाहिए क्योंकि कैल्शियम होता है उसमें, है ना। उसके अलावा धूप में थोड़ा बैठिए, विटामिन डी भी जाएगा, है ना। विटामिन डी भी चेक कराया होगा आपने? हाँ जी, करा है। हाँ, तो वो ठीक आया है? हाँ वो ठीक आया, वो 32 आया है। हाँ, तो सब लेना है, विटामिन डी भी लेना है आपको, कैल्शियम भी लेना है और B12 भी लेना है, ठीक है। B12 से लेने से वो ठीक हो जाएगा ना? हाँ, ठीक हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। श्रोताओं, इसी के साथ अब कार्यक्रम समेटने का वक्त नजदीक है, तो मैम क्योंकि समय थोड़ा सा कम रह गया है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरीके से हम अपने लिसनर्स को कुछ ऐसे टिप्स आप दें जिससे इन सर्दियों के मौसम में और अदरवाइज भी वो अपने जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, इन समस्याओं से दूर रहें और एक अच्छी, एक हेल्दी लाइफ बिताएं। जी हाँ, मैं तो यही कहूंगी कि सबको एक्टिव रहना चाहिए। लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे जितनी भी ठंड है। एक बार बिस्तर में से निकल जाओ तो ठंड उतनी नहीं लगती है जी। हाँ, तो जरूर लाइट एक्सरसाइज, लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक उम्र के बाद बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक होके एक्सरसाइज ना करें, जैसे कि चौकड़ी मार के बैठना या जैसे इंडियन टॉयलेट सीट में जैसे स्क्वाट करते हैं जी, वो बैठना घुटनों के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो 50 साल की उम्र के बाद उसको अवॉइड करना चाहिए थोड़ा। ओके, तो वेस्टर्न टॉयलेट की तरफ थोड़ा रुझान होना चाहिए। आफ्टर 50 जिनके भी घुटनों में दर्द होता है उनको थोड़ा ये प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए जी कि उनको स्क्वाट नहीं करना, एक्सट्रीम जो घुटने को मोड़ना है वो अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो खास आर्थराइटिस के लिए हो गया जी। जो बोलूंगी। बाकी थोड़ा बहुत रेस्ट भी जरूरी है, ठीक है। और डाइट प्रॉपर रिच इन कैल्शियम वो लेनी चाहिए। थोड़ा धूप में बैठना चाहिए ताकि विटामिन डी भी मिले। अपना वेट कंट्रोल करके रखें क्योंकि ओबेसिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जितना वेट ज्यादा होगा घुटना उतना वेट सहने के लिए नहीं बनाए थे भगवान ने बिल्कुल सही बात है। तो उस पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वजन ज्यादा होगा तो हमारे हिप जॉइंट और नी जॉइंट पे बहुत ज्यादा असर आता है, तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक तरह के पोस्चर में बैठे। जितने टेबल वर्क करने वाले लोग हैं वो अपना कुर्सी, मेज जो है वो प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर पोस्चर में बैठे। बहुत मोबाइल का यूज ना करें क्योंकि उसमें गर्दन झुकती ही है, ठीक है। कंप्यूटर का यूज करें तो प्रॉपर अपना कंप्यूटर की हाइट ठीक रखें क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है वो आजकल कंप्यूटर की वजह से हो रही हैं क्योंकि प्रॉपर हाइट नहीं रखी जाती। उसकी वजह से गर्दन, एक प्रॉपर फॉरवर्ड नेक पोस्चर जो हमारा हो रहा है उसकी वजह से गर्दन के सर्वाइकल का आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत कॉमन हो रहा है।
इस वजह से। और ये सारी जब सॉल्यूशंस लोग यूज़ करेंगे, आपके सजेशंस यूज़ करेंगे, तो अपनी सेहत में डेफिनेटली एक इजाफा वो पाएंगे। और थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार श्रोताओं, ये था आज का रेडियो डॉक्टर। उम्मीद करती हूँ कि आज जो बातें हमने इस कार्यक्रम में की हैं जॉइंट पेन और आर्थराइटिस के बारे में और फिजियोथेरेपी के बारे में, आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी आपको सुझाव है, आपका फीडबैक है, आप हमें health@gmail.com पर लिख सकते हैं। मैं नेहा इस कार्यक्रम से यहीं आप सभी से विदा ले रही हूँ, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और यूं ही सुनते रहें आकाशवाणी। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।